बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत कहानियों की जो पुस्तक लगी हुई है उन सब की समीक्षा के लिए सबसे पहले हमें कहानी के तत्वों को जानना आवश्यक है। और यह प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य किसी न किसी रूप में आता है, कहानी या उपन्यास के तत्वों का। तो ये दोनों रूपों में काम आता है। एक तो अलग से इसके अंक विभाजन है कहानी और उपन्यास के तत्वों के, और दूसरा किसी भी कहानी की समीक्षा के लिए हमें कहानी के तत्वों को जानना आवश्यक होता है। इस अध्याय के अंतर्गत अब तक मेरे द्वारा कहानी के तत्वों में कथावस्तु, पात्र, चरित्र और संवाद, इन तीनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अंतिम जो तीन हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं देश, काल और वातावरण। कहानी में दृश्य जगत की या जीवन की किसी एक घटना, परिस्थिति आदि का जो संवेदात्मक और सजीव चित्रण होता है, कहानी में उसकी सजीवता और स्वाभाविकता को लाने वाले तत्वों में वातावरण का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। वातावरण से तात्पर्य है कि कहानी जिस समय की घटित है उस समय का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो वातावरण है वह कहानीकार किस रूप में पाठक के समक्ष रखता है ताकि कहानी और ज़्यादा प्रभावशील लगे। क्योंकि वातावरण का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कहानी में वह तत्व ठीक ढंग से नहीं आया है तो कहानी प्रभावहीन लगेगी। जिस प्रकार दुष्यंत और शकुंतला का अभिनय करने वाले पात्रों का रंगमंच पर आकर प्रतिदिन यदि नए नए कपड़ों में अभिनय करना और नए तरीके के कपड़ों को दिखाना लेस मात्र भी कहानी में प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। वातावरण वास्तव में जो पाठक या दर्शक होता है उसके मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक गहरा प्रभाव होता है, जो हमेशा उस काल की जो परिस्थिति होती है, देश, काल और व्यक्ति की जो पारस्परिक अनुरूपता होती है, उसी से उत्पन्न होता है। वातावरण के सामान्यतः तीन पक्ष होते हैं। एक तो वह जो हमारी इंद्रियों को विशेष रूप से प्रभावित कर हमें उद्दीप्त करता हो, दूसरा वह जो हमारी कृत्रिम सौंदर्यानुभूति की वृत्ति को परितृप्ति करता हो, और तीसरा वह जो सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता हो। प्रत्येक कहानीकार में उपयुक्त तीनों प्रकार में से किसी न किसी प्रकार के वातावरण का निर्माण वह अवश्य करता है। वर्तमान समय में प्रथम प्रकार के वातावरण का निर्माण तो अवश्यंभावी ही हो गया है। यदि वातावरण के दृष्टिकोण से देखें तो वातावरण का वास्तविक अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित होती है और कहानी के जो पात्र होते हैं वे सांस लेते हैं। पात्र, उनके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, अपितु सही वातावरण किसी भी कहानी को हमेशा विश्वसनीय और सच्चा भी बनाती है। कहानी में जो वातावरण होता है उसको पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है जिसका मैंने पहले पूर्व में जिक्र किया, वह तीसरा जो प्रकार है उसमें वास्तविक जगत का वातावरण कहानी में हमारे समक्ष आता है और कहानीकार पूरे सामाजिक परिदृश्य को उभारने का प्रयास करता है। पात्र और परिवेश वास्तव में परस्पर एक अविभाज्य अंग हैं, इसलिए कहानी में देश काल का सही ढंग से वर्णन, उसका चित्रण करना कहानीकार के लिए बहुत जरूरी है, तभी एक कहानी सफल कहानी मानी जा सकती है। अब हम कहानी के तत्वों में जो पांचवा बिंदु है भाषा और शैली का, उसका वर्णन हम करेंगे। भाषा और शैली के संबंध में बाबू गुलाब राय ने कहा है कि शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन वह सभी तत्वों से होता है। उसकी अच्छाई एवं बुराई का प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। कला की प्रश्नता प्रमुख रूप से हमेशा शैली पर ही निर्भर करती है। कहानीकार जो होता है कहानी में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ को अपना सकता है। शैली के आधार पर कहानियों के कई प्रकार और भेद भी हो सकते हैं। एक वह कहानी जो आत्मकथा के रूप में लिखी हुई होती है जिसमें पात्र या लेखक स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का एक कहानी के रूप में वह वर्णन करता है। वर्णनात्मक पद्धति में लिखी हुई कहानियों में वर्णन की प्रधानता होती है, तो पत्र पद्धति में लिखी हुई कहानियों में पत्रों के रूप में अपनी कहानी को लिखता है। वार्तालाप पद्धति में लिखी हुई कहानियों में यद्यपि संवाद अधिक होते हैं, परंतु कहानी को आकर्षक बनाने के लिए
वातावरण, दृश्य चित्रण आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वार्तालाप पद्धति में लिखी हुई कहानियों में कहानी को आकर्षक बनाने के लिए वातावरण, दृश्य चित्रण आदि के संकेत दिए जाते हैं। डायरी पद्धति के आधार पर लिखी गई कहानियों में संपूर्ण घटनाओं का वर्णन एक डायरी के रूप में जैसे चित्रित होता है। तो इस तरीके से शैली के आधार पर हम देखें तो कहानी में विभिन्न शैलियाँ होती है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो भाषा वस्तुतः किसी भी कहानी के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होती है। यह कहानी का भाषा शैली जो कहानी का है वो पांचवा और मूलभूत तत्व है। अतः भाषा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह सहज, सरल और बोधगम्य हो। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो। वह ओज और माधुर्य गुणों से युक्त हो और विषय के अनुकूल हो। एक सफल भाषा के गुणों में उसकी प्रवाह का होना, अलंकारिकता का होना, चित्रात्मकता का होना, उसमें जो सिंबॉलिक होते हैं यानी जो प्रतीकात्मक जो वर्णन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सभी गुण एक भाषा के अंतर्गत आते हैं और कहानीकार को इन सभी गुणों को अपनाने के लिए हमेशा जोर देना चाहिए कहानी में, तभी एक कहानी सशक्त कहानी बनकर हमारे सामने आ सकती है। अच्छाई, कहानी की जो अच्छाई और बुराई होती है वह वास्तव में भाषा और शैली पर ही निर्भर करती है, ऐसा बाबू गुलाब राय का मानना है। यदि हम शैली के दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है कि शैली वास्तव में कहानी के कथ्य को प्रभावशाली बनाती है और एक कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, पात्रानुकूल हो और कहानी के वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली भाषा हो। वह आम जो जनजीवन होता है जिसमें मनुष्य जीता है उसके निकट की भाषा का प्रयोग उसके द्वारा किया जाना चाहिए। एक कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करता है। इसी तरह यदि हम देखें तो कहानी में शैली में जिसका मैंने जिक्र किया, वर्णन, प्रधानात्मक, कथात्मक, पत्रात्मक, डायरी, चाहे कहानीकार किसी भी शैली का प्रयोग करता हो उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता और प्रभाव का होना अत्यंत जरूरी है। अब हम कहानी के अंतिम तत्व जो है वह है उसका उद्देश्य। देखिए, कोई भी जो रचना है, चाहे वह गद्य की कोई भी रचना है, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, रिपोर्टाज, कोई भी, या तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह पाठक का केवल मनोरंजन करने के लिए लिखी जाती हो। उसका तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से उसका जो संबंध है वह उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। इस उद्देश्य की चर्चा करने से पूर्व मैं एक बार थोड़ा सा पुनः आपको शैली की ओर ले जाना चाहता हूँ कि शैली का जो संबोधन होता है उसमें यदि मान लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि यदि कहानीकार के द्वारा ऐतिहासिक शैली का प्रयोग किया जाता है तो उस शैली में लिखने वाले जो कहानीकार होते हैं वह अन्य पुरुष के रूप में उसको कहानी को लिखना चाहिए। उसमें इतिवृत्तात्मक घटनाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है उसमें वे लिखते हैं कि इस तरह से ऐतिहासिक शैली का प्रयोग करते हुए वे सटीक रूप से कहानी लिखते हैं। उसका उदाहरण एक पंक्ति में देखें आप, मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा हुआ बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। स्पष्ट है कि इसमें भाषा का प्रयोग भी ऐतिहासिक शैली के अनुरूप है और शैली का प्रयोग भी पूरी तरीके से उस वातावरण को व्यक्त करता है। उसी तरीके से जो आत्मकथात्मक शैली होती है उसमें कहानी के नायक के मुख से ही प्रथम पुरुष में वह कहानी कही जाती है। उदाहरण यदि हम देखें तो एक कहानी है प्रेमचंद जी की शांति। उस कहानी में प्रेमचंद जी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए जब वे लिखते हैं, जब मैं ससुराल आई तो बड़ी फूहड़ थी, यानी स्वयं कहानी का पात्र, चाहे नायक हो नायिका, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने किसी परिचित पुरुष या स्त्री के साथ अपने जीवन की सच्ची गाथा कह रहा हो और अपने ही मुख से वह किसी तथ्य को व्यक्त कर रहा हो। उसी तरीके से कहानी में यदि संवाद शैली है तो दो पात्रों की परस्पर जो बातचीत है उसमें रोचकता के साथ उस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है।
और पत्रात्मक शैली में भी उसी प्रकार कहानियों में पत्रों के उत्तर और प्रत्युत्तर के माध्यम से कहानियाँ लिखी जाती है। ऐसी कहानियाँ हिंदी में कम लिखी गई है। एक कहानी जो पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है, चंद हसीनों के खतूत, वह या प्रेमचंद जी की दो सखियाँ, वह कहानी पत्रात्मक शैली में ही है। और इसी तरह डायरी शैली में भी जो कहानियाँ हैं वो बहुत कम लिखी गई। वह प्रेमचंद जी की एक कहानी है मोटेराम शास्त्री, वह डायरी की एक सटीक कहानी मानी जा सकती है। अब हम पुनः उद्देश्य की ओर चलते हैं। जैसा पूर्व मैंने कहा कि किसी भी जो गद्य विधा उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, तो कहानी का उद्देश्य भी मनोरंजन करना नहीं हो सकता। एक जो कहानी होती है उसमें उसका मूल उद्देश्य है कि वह उस समय की जो व्याप्त जो भी परिस्थिति है, चाहे वह कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई कुरीति है, उसका चित्रण करना, उसके सत्य का उद्घाटन करना। एक कहानीकार कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, और वह जो पक्ष होता है वह जीवन के किसी सत्य को ही उद्घाटित करता है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं न कहीं वह पाठकों को प्रभावित कर उसके संवेगों को जगाता तो है ही। यदि पाठक के समक्ष हम देखें तो उसके समक्ष विकट परिस्थिति का चित्रण करके उसको पाठक को जागरूक बनाना यह कहानीकार का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। यदि हम कहानी में उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमचंद जी ने लिखा कि कहानी केवल मनोरंजन के निमित्त नहीं लिखी जाती है, वरन कोई न कोई उसका जो उद्देश्य है वह कहानीकार के द्वारा उसमें प्रकट किया जाता है। यदि केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से कहानी लगेगी तो कहानी कोई न कोई अपना छाप भी नहीं छोड़ पाएगी, और एक कहानीकार जो होता है वह असफल कहानीकार ही माना जाएगा यदि वह किसी कहानी में कोई संदेश या उद्देश्य को वह व्यक्त न कर पाए। इसलिए कहानी में उद्देश्य का होना अत्यंत जरूरी है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इस बात को पाठक या जो भी दर्शक होता है वह अच्छे तरीके से इस तथ्य को समझ लें कि इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य क्या रहा है। निरुद्देश्य कोई भी कहानी नहीं हो सकती, और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कहानीकार अनेक घटनाओं का, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पात्रों का जो सृजन करता है, घटनाओं का और पात्रों का जो निर्माण करता है वह उद्देश्य के लिए ही करता है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने इस संबंध में सही कहा है कि कहानी का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। वह मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है सही, किंतु मनोरंजन को हम उसका प्राण नहीं मान सकते। आजकल की छोटी कहानियों में अधिकतर किसी सत्य की, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, धार्मिक हो या किसी प्रकार की हो, प्रतिष्ठा ही की जाती है। छोटी कहानी में संपूर्ण जीवन की व्याख्या तो नहीं हो सकती, किंतु जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण कहानीकार के द्वारा अवश्य प्रस्तुत किया जा सकता है। हेतु भारद्वाज जी के कहने का आशय यह है कि जीवन के किसी एक पक्ष को प्रस्तुत करके, और जिसका उद्देश्य किसी सत्य की प्रतिष्ठा न होकर पाठकों को उसके चरित्र चित्रण में रमाना, ऐसा उद्देश्य भी उसका नहीं होना चाहिए, वरन कोई न कोई ऐसा सत्य की प्रतिष्ठा कहानीकार के द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। कुछ कहानीकार ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपनी एक कहानी लिख करके ही वे अमर हो गए, और ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमचंद जी ने जो 300 कहानियाँ लिखी उनके बराबर उनकी कहानियों एक कहानी को खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उस कहानी में उन्होंने अपने उद्देश्य को बहुत सटीक रूप में व्यक्त किया। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, उससे एक कहानी से गुलेरी जी बहुत प्रसिद्ध हुए हिंदी साहित्य में, क्योंकि उस कहानी में उन्होंने आदर्श, कर्तव्यनिष्ठा, प्रेम, त्याग, समर्पण, इन सब का जो चित्रण किया है, उस चित्रण के आधार पर जिस प्रेम की, आदर्श की प्रतिष्ठा की, वह प्रेम या वह त्याग, वह समर्पण एक पाठक को भी आसानी से उसके हृदय गम हो जाता है, और प्रेम में त्याग के महत्व को, स्थान को वह कहानी जो रेखांकित करती है वह निश्चित रूप से कहानीकार को लोकप्रिय बनाती है। पाठ्य पुस्तक में उसने कहा था, प्रथम कहानी जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, आप पुनः उसको पढ़ें और उसे समझ जाएंगे कि कहानी में किस तरीके से इस उद्देश्य के आधार पर भी कोई कहानी सफल कहानी हो सकती है।